हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल जनरल कंपटीशन बाय सुमित पर। आज हम प्राचीन भारतीय इतिहास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक वैदिक काल कवर करेंगे, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। सभी एक दिवसीय परीक्षाओं में इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो सबसे पहले बात करते हैं वैदिक काल के कालखंड की। तो वैदिक काल को हम 1500 बीसी से 600 बीसी तक रखते हैं। उसके बाद वैदिक काल को हम दो भागों में बांटते हैं। एक भाग पूर्व वैदिक काल और दूसरा भाग उत्तर वैदिक काल। जो पूर्व वैदिक काल है वह 1500 बीसी से 1000 बीसी तक है और उत्तर वैदिक काल 1000 बीसी से 600 बीसी तक है। उसके बाद बात करते हैं जो वैदिक सभ्यता के लोग थे जिन्हें आर्य कहा जाता है। वो इतने श्रेष्ठ माने जाते हैं कि विभिन्न देशों के विद्वानों ने आर्य को अपने अपने देशों का मूल निवासी माना है। ठीक है। तो आर्यों के आगमन के बारे में जो 3 मत है, जो सबसे ज़्यादा खास है, वो इस प्रकार है। पहला, मध्य एशिया का सिद्धांत जो दिया है मैक्स मूलर ने। दूसरा, तिब्बत प्रदेश का सिद्धांत जो दिया है स्वामी दयानंद सरस्वती ने। तीसरा, भारतीयता का सिद्धांत जो दिया है स्वामी दयानंद सरस्वती के गुरु संपूर्णानंद जी ने। तो इसमें मध्य एशिया का सिद्धांत जो मैक्स मूलर द्वारा दिया गया है, यह पता नहीं कितनी बार विभिन्न परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जो पूर्व वैदिक काल या ऋग वैदिक काल। तो हमने वैदिक काल को दो भागों में बांटा था, पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। तो अब से हम पूर्व वैदिक काल के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। पूर्व वैदिक काल, जिसे ऋग वैदिक काल भी कहा जाता है, इसकी प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार है। ठीक है। सबसे पहले तो इसके भौगोलिक प्रसार की जानकारी ऋग्वेद से प्राप्त होती है। ठीक है। ये कहाँ कहाँ तक फैला हुआ था, इसकी जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है? ऋग्वेद से प्राप्त होती है। उसके बाद ऋग्वेद में वर्णित पर्वत, मरुस्थल व पंजाब की 7 नदियाँ कौन कौन सी? सिंधु, सरस्वती, सतलज, व्यास, रावी, झेलम, चिनाब, इनके नाम पर इस काल के निवास क्षेत्र को सप्त सैंधव प्रदेश कहा जाता है। ठीक है भाई। जो पंजाब की 7 नदियां हैं, इसके नाम पर इस काल के निवास क्षेत्र को सप्त सैंधव प्रदेश कहा जाता है। ऋग्वेद में उत्तर भारत की 42 नदियों का उल्लेख है। ठीक है। ऋग्वेद में उत्तर भारत की 42 नदियों का उल्लेख है। तो परीक्षाओं में आपसे पूछेगा, ऋग्वैदिक काल की नदियों का प्राचीन नाम दे देगा, आपसे वर्तमान नाम पूछ सकता है, या फिर वर्तमान नाम दे के प्राचीन नाम पूछ सकता है। ठीक है। तो यहाँ पर दिया है प्राचीन नाम और यहाँ पर वर्तमान नाम। ठीक है। तो सबसे पहले सिंधु नदी, इसका प्राचीन नाम भी सिंधु नदी था और वर्तमान नाम भी सिंधु ही है। उसके बाद अस्किनी रिवर, अस्किनी रिवर का वर्तमान नाम चिनाब है। ठीक है। उसके बाद शतुद्री नदी, शतुद्री नदी का वर्तमान नाम सतलज। उसके बाद विपाशा नदी, इसका वर्तमान नाम व्यास। उसके बाद वितस्ता, इसका वर्तमान नाम झेलम। उसके बाद सरस्वती या दृष्टवती, इसका वर्तमान नाम घग्गर। और लास्ट में पुरुषिणी या पुरुषिणी, इसका वर्तमान नाम रावी। ठीक है। तो इसको याद करने के लिए हम कुछ निमोनिक्स का यूज करेंगे। ठीक है। जैसे अस्कनी का प्राचीन नाम अस्कनी था
और वर्तमान नाम चिनाब है। तो हम इसे याद करेंगे 80 नाव से। 80 मतलब अस्किनी और नाव मतलब चिनाब। ठीक है। उसके बाद शतुद्री सतलज। शतुद्री का सत और सतलज का सत। यहाँ पर बड़ा शय आ रहा है और यहाँ पर छोटा शय है। ठीक है। शत सत। ठीक है। शत सत। शत मतलब शतुद्री और सत मतलब सतलज। उसके बाद विपाशा व्यास। तो विपाशा से हम विपाशा को डिनोट करेंगे और व्यास से प्यास। ठीक है। तो विपाशा नाम की कोई लड़की है, उसे बहुत प्यास लगी है। ठीक है। उसके बाद वितस्ता। वितस्ता का वर्तमान नाम झेलम। तो इसको हम याद करेंगे, वितस्ता मतलब वित्त और झेलम मतलब झेल। तो हम वित्त की मार झेल रहे हैं। वित्त मतलब पैसा। तो हम इकोनॉमिक रूप से काफी कमजोर है, इसलिए हम पैसे की मार झेल रहे हैं। उसके बाद सरस्वती दृष्टिवती। इसका वर्तमान नाम घग्गर। तो इसको आप ऐसे ही याद रख लेंगे। उसके बाद पुरुषनी रावी। तो पुरुषनी से हम करेंगे पड़ोसी और रावी से रवि। ठीक है। पुरुषनी का निमोनिक हो जाएगा पड़ोसी और रावी का रवि। ठीक है। तो पड़ोसी है कोई लड़का, उसका नाम रवि है। ठीक है। हमारा पड़ोसी कोई लड़का है, उसका नाम है रवि। ठीक है। उसके बाद एक मिनट भाई। उसके बाद बात करते हैं पूर्व वैदिक काल के राजनीतिक जीवन के बारे में। राजनीतिक स्थिति। तो पूर्व वैदिक काल या ऋग्वैदिक राजनीतिक व्यवस्था कबीलाई संरचना पर आधारित थी। कैसे संरचना पर आधारित थी? कबीलाई संरचना पर आधारित थी। ठीक है। कुटुंब, जिसे ग्रह भी कहते हैं, इसकी सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई थी। ठीक है। अब हम यहाँ पर प्रशासनिक इकाई को उसके बढ़ते क्रम में देखेंगे और साथ ही साथ इसके प्रमुख का नाम भी देखेंगे। ठीक है। सबसे पहले आता है कुटुंब या कुल या परिवार। इसके मुखिया को कहा जाता था कुलप। ठीक है। बहुत सारे कुटुंब को मिलाकर ग्राम बनता था। ग्राम के मुखिया को ग्रामीणी कहा जाता था। बहुत सारे ग्राम को मिलकर विश बनता था। विश के मुखिया को विशपति कहा जाता था। बहुत सारे विश को मिलकर जन या कबीला बनता था, जिसके मुखिया को राजा, राजन या गोप कहा जाता था। उसके बाद बात करते हैं, राजा भूमि का स्वामी नहीं होता था, बल्कि वह युद्ध का नेता होता था तथा व्यक्तिगत रूप से युद्ध में भाग लेता था। ठीक है भाई। राजा भूमि का स्वामी नहीं था, वह युद्ध का नेता होता था तथा पर्सनली युद्ध में भाग लेता था। इस काल में बहुत सारी संस्थाओं का विकास हुआ, जिनमें से सभा, समिति एवं विदत प्रमुख है। ठीक है। इस काल में अनेक संस्थाओं का विकास हुआ, जिनमें से सभा, समिति तथा विदत प्रमुख है। अब यहाँ पर जो 3 संस्थाओं का जिक्र किया गया है, उन संस्था का और उनके मुख्य कार्य का एक बार हम मोटा मोटा अध्ययन कर लेंगे। सबसे पहली संस्था सभा। इसका कार्य क्या था? न्याय करना। दूसरी समिति, इसका कार्य होता था राजा का निर्वाचन करना। तीसरी विदत, इसका कार्य होता था धार्मिक व सैनिक महत्व के कार्य करना। ठीक है। इसका काम क्या होता था? धार्मिक व सैनिक महत्व के कार्य करना। अब राजनीतिक स्थिति में ही एक पॉइंट आता है 10 राग या 10 राजाओं का युद्ध, जो एग्जाम दृष्टि से बहुत ज़्यादा खास है। ठीक है। तो इसमें देख लेते हैं हम ये था क्या। तो सुदास परिवार का एक भरत राजा था। ठीक है। सुदास परिवार का एक भरत राजा था। सुदास के पुरोहित कौन थे? विश्वामित्र थे। सुदास ने विश्वामित्र के स्थान पर वशिष्ठ को नियुक्त कर दिया पुरोहित के पद पर। विश्वामित्र ने बदले की भावना से 10 कबीलों का एक संघ बनाया। ठीक है। तो अब इस युद्ध में एक तरफ तो थे 10 कबीले, दूसरी तरफ था राजा भरत। ठीक है। तो जो विश्वामित्र ने
10 कबीले का संघ बनाया था वह इस युद्ध में पराजित हुआ और भरत राजा इस युद्ध में विजयी हुए। युद्ध का अन्य कारण पुरुषणी नदी का जल बंटवारा भी था। ठीक है, दूसरा कारण क्या था इस युद्ध का? पुरुषणी नदी का जल बंटवारा भी था। राजनीतिक स्थिति के बाद में अब बात करते हैं सामाजिक स्थिति की। ठीक है, समाज पितृसत्तात्मक था लेकिन महिलाओं की स्थिति सम्मानजनक थी। ठीक है, समाज क्या था? पितृसत्तात्मक था लेकिन महिलाओं की स्थिति सम्मानजनक थी। इसके विपरीत हम हड़प्पा सभ्यता में देखते हैं कि जो समाज था वह मातृसत्तात्मक था और यहाँ पर समाज क्या है? पितृसत्तात्मक है। ठीक है, स्त्रियों को विवाह संबंधी स्वतंत्रता प्राप्त थी। ठीक है, स्त्रियां अपनी मर्जी से विवाह कर सकती थी। स्त्रियां राजनीतिक संस्थाओं में भाग लेने व शिक्षा पाने हेतु स्वतंत्र थी। ठीक है, स्त्रियां राजनीतिक संस्थाओं में भाग ले सकती थी व शिक्षा पाने के लिए भी स्वतंत्र थी। ठीक है, तो यहाँ पर विश्वतारा, विश्पला एवं घोषा ऐसी विदेशी विदुषी महिलाओं का उल्लेख है जो काफी पढ़ी लिखी थी। विदुषी का मतलब क्या होता है? जो वर्ड होता है विद्वान, उसका स्त्रीलिंग शब्द विदुषी होता है। ठीक है, विद्वान पुल्लिंग शब्द होता है और विदुषी स्त्रीलिंग शब्द होता है। ऋग्वेद में दीर्घकाल या आजीवन विवाहित रहने वाली महिलाओं का भी उल्लेख है जिन्हें कहते थे अमाजू। ठीक है, दीर्घकाल तक या आजीवन जो स्त्रियां अविवाहित रहती थी उन्हें बोलते थे अमाजू। प्रमुख परंपराएं, तो यहाँ पर कौन कौन सी प्रमुख परंपराएं थी? सबसे पहला एक पत्नी विवाह। ठीक है, तो यहाँ के जो पुरुष थे वह एक पत्नी विवाह करते थे। दूसरा नियोग, नियोग की प्रथा भी यहाँ पर प्रचलित थी। नियोग का मतलब होता है किसी स्त्री के पति की मृत्यु के बाद पति के छोटे भाई या निकट संबंधी से उसके विधवा की शादी, इसे नियोग कहते हैं। ठीक है, जैसे किसी स्त्री का पति मर गया तो उस स्त्री के पति के छोटे भाई या निकट संबंधी से उस मृत व्यक्ति की विधवा की शादी होती थी तो इसे नियोग कहा जाता था। ठीक है, अंतरजातीय विवाह भी यहाँ पर सम्मिलित थे और विधवा पुनर्विवाह भी यहाँ पर सम्मिलित था, प्रचलित था। और यहाँ पर बाल विवाह अवैध था। ठीक है, बाल विवाह यहाँ पर इनवैलिड था। उसके बाद में बात करते हैं सामाजिक स्थिति। समाज 4 वर्णों में बटा था जो जन्म पर आधारित न होकर कर्म पर आधारित था। जो कौन कौन से थे? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। लोग शाकाहारी व मांसाहारी दोनों प्रकार के थे। सोम आर्यों का मुख्य पेय था। ठीक है, आर्य मतलब वैदिक सभ्यता के लोग, उन्हें आर्य बोला जाता है। तो सोम वैदिक सभ्यता के लोगों का प्रमुख पेय था। उसके बाद बात करते हैं आर्थिक स्थिति की। ऋग्वैदिक संस्कृति ग्रामीण थी। ठीक है, हमने देखा हड़प्पा सभ्यता कैसी थी? एक नगरीय सभ्यता थी, लेकिन वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी। मुख्य पेशा क्या था? पशुचारण, मतलब पशुपालन यहाँ का मुख्य पेशा था। और द्वितीय पेशा क्या था? कृषि। ठीक है, मुख्य पेशा पशुचारण और गौण, गौण मतलब द्वितीय पेशा कृषि। व्यापार का मुख्य आधार विनिमय प्रणाली थी। ठीक है, जो व्यापार होता था वह मुख्य रूप से वस्तुओं के आदान प्रदान से होता था। ठीक है, एक व्यक्ति एक वस्तु से दूसरे वस्तु को बदलकर व्यापार किया जाता था। इस काल में निष्क एक कंठहार, ठीक है, और अघन्या गायें। ठीक है, निष्क मतलब एक कंठहार था और अघन्या मतलब एक गाय थी। ठीक है, ये यहाँ पर टर्म दे के पूछता है कि निष्क का मतलब क्या होता था और अघन्या का मतलब क्या होता था। ठीक है, तो इस काल में निष्क का मतलब एक प्रकार का कंठार होता था और अघन्या का मतलब गाय होता था। प्रजा स्वेच्छा से राजा को उसका हिस्सा देती थी जिसे कहा जाता है बलि। ठीक है, प्रजा स्वेच्छा से राजा को उसका हिस्सा देती थी जिसे बलि कहा जाता था।
अब उसके बाद बात करते हैं धार्मिक स्थिति। प्राकृतिक शक्तियों का मानवीकरण कर उनकी पूजा होती थी। ठीक है, प्राकृतिक शक्तियों को मानव के रूप में पूजा जाता था। दूसरा, देवताओं की संख्या 33 थी, मतलब बहुदेववाद। ठीक है, बहुदेववाद का मतलब यहाँ पर बहुत सारे देवताओं को पूजा जाता था। सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन? इंद्र को माना जाता था। दूसरे सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता अग्निदेव थे। ठीक है, जो इंसान की भेंट को देवताओं तक पहुंचाने का जरिया माना जाता था। ठीक है, सोम को पौधों के देवता माना जाता था, वरुण को जल देवता व सभी गतिविधियों के संचालक के रूप में माना जाता था। पूजा अर्चना का मुख्य उद्देश्य भौतिक सुख की प्राप्ति थी। ठीक है, पूजा अर्चना का मुख्य उद्देश्य भौतिक सुख की प्राप्ति थी। यहाँ मोक्ष का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, मोक्ष प्राप्ति का। सिर्फ पूजा अर्चना भौतिक सुख की प्राप्ति के लिए की जाती थी। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। थैंक यू।